दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा था जैव प्रक्रम के बारे में। वो लेसन समाप्त हो चुका है। उसके बाद आज हमारा जो अध्याय शुरू हो रहा है, वो हो रहा है नियंत्रण एवं समन्वय का। जी हाँ, ये अध्याय नंबर 7 है जो कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार है। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, आज यहाँ पर समझेंगे समन्वय के बारे में सबसे पहले। तो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो पर्यावरण है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, यानी कि बहुत सारे कह लें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है? तो हम उन ऐसे परिवर्तनों को क्या कह सकते हैं? अनुक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुक्रिया यानी परिवर्तन। जैसे कि कोई भी मौसम है, वो हमारे अनुकूल नहीं है। ठीक है? लेकिन हम अपने आप को उस मौसम के अनुकूल ढालने का प्रयास करते हैं, है ना? यानी उस मौसम के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ हम क्रिया करते हैं उसके मौसम के प्रभाव को कम करने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए। ठीक है? यही अनुक्रिया को हम आगे चल के वो एक उद्दीपन का नाम दे देते हैं। ठीक है? चलिए फिलहाल यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। ठीक है? पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश है, ऊष्मा है, ठंडा है, ध्वनि है, सुगंध है, स्पर्श है। ये सारे जो भी उद्दीपन आप देख रहे हैं, इन सब के प्रति जो पर्यावरण में रह रहे सजीव प्राणी हैं, वो अनुक्रिया करते हैं। ठीक है? और वही अनुक्रियाएँ जो हैं, वो उद्दीपन कहलाती हैं। ठीक? पौधे एवं जंतु अलग-अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। दोनों में अलग-अलग प्रकार से जो है अनुक्रिया होती है। ठीक है? इतना समझ लीजिए आप यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो है किस प्रकार होता है। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जंतुओं में लगभग जो है मुख्यतः 2 तंत्रों के द्वारा जो है नियंत्रण और समन्वय होता है। तो पहला हमारा है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है? तो तंत्रिका तंत्र आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल जो है वो बना हुआ है, सिस्टम। और उन कोशिकाओं से जो एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है, उसी को हम तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है? तो तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर तंत्रिका तंत्र जो है वो किस प्रकार जो सूचनाएँ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। थोड़ा-सा इसके बारे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जैसे पहला पॉइंट देख लीजिए, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है? जो नियंत्रण और समन्वय है वो तंत्रिका कोशिकाएं और पेशी ऊतक दोनों के द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। यानी कि जो करंट बनता है हमारे शरीर में संवेदनाओं का, वो एक सिरे से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। जैसे एक हम छोटा सा उदाहरण के तौर पे समझें, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और पैर में कहीं पर कांटा या मान लेते हैं आग का टुकड़ा ही हमारे पैर के नीचे पड़ गया, तो क्या होता है? जैसे ही कांटा हमारे पैर में चुभता है या आग का टुकड़ा हमारे पैर के संपर्क में आता है, ठीक है, उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक तुरंत पहुंचती है। आपने देखा होगा पलक झपकने मात्र की देर लगती है और तुरंत ही जैसे ही पैर पड़ता है, तुरंत ही वो सूचना हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाती है। तो ये सिस्टम जो कार्य करता है इतनी तेजी से,
ठीक है, यानी कि विद्युत करंट के समान समझ लीजिए ये तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। ठीक है, विद्युत आवेग के द्वारा ही। ठीक है, और तुरंत ही हम उस वहाँ से उस पैर को हटा लेते हैं बचाव में। ठीक है, तो ये जो है पूरा सिस्टम तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न क्रिया हो पाती है। ठीक, अब बात करते हैं ग्राही। ग्राही क्या है? ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियाँ कितनी हैं? ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कान। कान क्या कार्य करते हैं? कान का कार्य क्या होता है? सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये कान का कार्य हो गया। आँख का क्या कार्य होगा? प्रकाशग्राही है, यानी ये प्रकाश को देखता है, देखने का कार्य करता है। इसके बाद में आते हैं त्वचा। त्वचा भी एक हमारा ग्राही अंग है, संवेदनाओं को ग्रहण करती है, यानी तापग्राही, गर्म एवं ठंडा, स्पर्श आदि को ये महसूस करती है। कौन? ये त्वचा महसूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 ग्राही अंग हमने पढ़े। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर है अगला स्टेप हमारा है नाक। नाक क्या करती है? घ्राणग्राही है, यानी सूंघने की शक्ति जो नाक में होती है, यानी उससे गंध का ज्ञान जो है वो नाक के द्वारा होता है, गंध का पता लगाते हैं। अगला है जीभ। जीभ क्या करती है? जीभ रस संवेदी ग्राही होती है। ठीक है, स्वाद का पता लगाती है। ये सारी चीज़ें जीभ के द्वारा संपन्न होती हैं। ठीक है, तो ये 5 हमारे जो है ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनके द्वारा हम जो है बाहरी उद्दीपनों को महसूस करते हैं और उसके बदले में हम कुछ ना कुछ अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की। तो तंत्रिका कोशिका की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, किसकी? ये तंत्रिका तंत्र की है। सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूरॉन क्या है? यहाँ पे ध्रुमिका लिखा हुआ है। ठीक है, ये फिगर आप थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ध्रुमिका। ठीक, जहाँ पर आप मैंने गोला बना दिया है, इसको आप देखें तो इसमें देखिए बालों के समान पतली महीन शिराएं निकली हुई हैं। इन्हीं से क्या होता है? संवेदी जो संवेदनाएं हैं वो ग्रहण की जाती हैं। त्वचा के हर सेंटर पे इनके पॉइंट लगे होते हैं और वहाँ से कहीं पर भी शरीर में कुछ भी जो संवेदनाएं महसूस होती हैं उसको ध्रुमिका जो है एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर जो है इसके बीचों बीच में ये वो संवेदनाएं आ जाती हैं। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में सारी संवेदनाएं जो हैं वो एक ये देखा होगा आपने, यहाँ पर ये इस तरह से एक चैन सिस्टम के रूप में एक जाल जैसा बना हुआ है, इसको हम कहेंगे तंत्रिकाक्ष। ठीक है, गैप लेकर के ये तंत्रिकाक्ष बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्पेस दे करके। ठीक है, यहाँ से विद्युत जो करंट होता है यानी विद्युत आवेग होता है कह लें हम, उसके जरिए से बन करके ये यहाँ से जाता है। कहाँ पे जाता है? ये देखिए तंत्रिका का जो अंतिम शिरा यहाँ पर है, किसका? तंत्रिका का अंतिम शिरा जो ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक जो विद्युत करंट है वो पहुँचता है। ठीक है, यानी कि वहाँ से एक्सेप्ट होता है और यहाँ तक पहुँचता है, दूसरे छोर तक। तो इस तरह से देखें तो संवेदनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ध्रुमिका क्या कार्य करती है। हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। ध्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो सूचना प्राप्त करती हैं। इन सूचनाओं को प्राप्त करने का, एक्सेप्ट करने का जो कार्य है वो ध्रुमिका कार्य करती है। ठीक, अगली बात करें हम कोशिका काय। ठीक है, कोशिका काय देखिए ये कोशिका काय है, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर चित्र में दिखाता रहा हूँ, ये कोशिका काय है यहाँ पर। ठीक, तो कोशिका काय क्या कार्य करता है? प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। यहाँ से जो इतनी सूचनाएं हैं विद्युत आवेग के रूप में चलेंगी और फिर अगले स्टेप में क्या होगा? तंत्रिका अक्ष यानी एक्सान, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय के दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुँचाता है। यहाँ से चलते हुए ये देखिए ये,
ठीक, ये द्रुमकाएँ हैं, यहाँ पर ये द्रुमका, तो यहाँ तक पहुँचा दिया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ तक एक स्थान से दूसरे स्थान संवेदनाएँ पहुँच जाती हैं। उसके बाद बात आती है अंतर्ग्रथन की, यानी स्नेप्स की। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे यह आगे संचरित हो सके, ठीक है। यानी कि जो गैपिंग आपको दिख रही है, ये गैपिंग जो यहाँ पर है इसके बीच की, ठीक, यहीं पर क्या होता है, विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल करके इसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक। तो ये बात हुई हमारी तंत्रिका कोशिका की, यानी न्यूरॉन की, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पाती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप वो चीज़ आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए। मैं इसको कुछ बदलाव करके अधिक से अधिक से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आप आसानी से समझ सकें। फिलहाल चलते हैं अगले स्टेप की ओर। प्रतिवर्ती क्रियाएं देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या है? जैसे कि मान लेते हैं आपके बैठे हुए हैं, अचानक मच्छर जो है वो काट लेता है। मच्छर के काटने पर आप क्या करते हैं? उस स्थान पर तुरंत ही आपका दूसरा हाथ जो है वो पहुंच जाता है। एक हाथ में मच्छर ने काटा तो दूसरा हाथ क्या करेगा, उस स्थान पर खुजली करने का प्रयास करेगा या मच्छर को भगाने का प्रयास करेगा। यानी लग रहा है आप कोई चीज़ वहाँ पे चुभ रही है, तो बदले में जो आपका आपने जो अनुक्रिया की, ठीक है, वही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी किसी उद्दीपन के प्रति आपने अचानक जो क्रिया की है वही प्रतिक्रिया कहलाता है या प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। तो इसको हम यहाँ पे विज्ञान की भाषा में भी देख लें। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ठीक है। अचानक कोई भी उद्दीपन होता है तो उसके प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, है ना। अचानक हमने देखा गिलास में रखा हुआ था, हमने पकड़ लिया इसको अचानक, लेकिन उसमें क्या था, गर्म पानी रखा हुआ था। जैसे ही मैंने छुआ उसको हाथ को छोड़ दिया, तो क्या हमने, यानी अचानक उद्दीपन क्या मिला हमें, गर्माहट महसूस हुई स्किन में, और इसके बाद हमने उसको छोड़ दिया, ठीक। जो छोड़ना है वो हमारी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ प्रतिवर्ती क्रिया आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब बात करते हैं हम प्रतिवर्ती चाप की। प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, है ना, उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसको मैं एक चार्ट के जरिए यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा सा इस तरह से ये चार्ट है। उद्दीपन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें उद्दीपन मिलता है। उद्दीपन का मतलब क्या है कि कहीं से हमें ऊष्मा या कोई चीज़ जो बाहरी उद्दीपन है, चुभने जैसी, वो स्पष्ट होती है, हमारे शरीर में टच होती है, और वो क्या करती है, ग्राही अंग उसको संवेदना को खींच लेता है, एक्सेप्ट करता है, यानी त्वचा मान ली ले ली उसने। उसके बाद में वो चीज़ कहाँ गई, मेरुरज्जु में। तो मेरुरज्जु क्या है? मेरुरज्जु जो है, मेरुदंड, आपने देखा होगा रीढ़ पीछे जो मेरुदंड रहता है ना, पीछे से लेकर के ऊपर सिर तक जाता है, एक रीढ़ की हड्डी होती है। उस हड्डी के बीचों बीच में एक मेरुरज्जु होता है, एक रस्सी के नुमा संरचनाएं पूरी होती है, जो कि उसके अंदर रहता है, वो मेरुरज्जु होता है। और मेरुरज्जु में संवेदना पहुंचती है, उसके बाद में संबंधित जो कार्यकारी अंग होता है ना, या हम कह लें पेशी जो होती है, उसको वो सूचना दे देता है, और अंतक्रिया हाथ पीछे हटा लेता है वो व्यक्ति, है ना। तो इस तरह से संवेदना मेरुरज्जु से होते हुए उस पेशी तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये जिस सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है, इस तरह से इसको हम प्रतिवर्ती चाप कहेंगे। यानी कि जिस परिपथ में कार्य कर रहा है उस परिपथ को हम प्रतिवर्ती चाप कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपने जो है, तो यहाँ तक आपने जो है समझ लिया होगा। अब बात करते हैं हम अनुक्रिया की। अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है? अनुक्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक, तीसरी जो होती है वो होती है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। ये अनुक्रिया के प्रकार हैं। तो ऐच्छिक जो अनुक्रिया होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, ठीक है। यानी कि जैसे
जो भी सारी क्रियाएं हैं हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं। जैसे बोल रहे हैं हम, है ना, वीडियो बना रहे हैं, तो ये हमारी इच्छा पर है। जब हम इसको रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, और जब बनाना चाहें तब बना सकते हैं। लिखना है ना, ऐसी सारी जो भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं क्रियाएं, वो अनुक्रिया जो है वो ऐच्छिक अनुक्रिया के अंतर्गत रखी जाएगी। और ऐच्छिक जो अनुक्रिया होती है वो अग्र मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। पूरा सिस्टम जो है नियंत्रण जो है अग्र मस्तिष्क इसको देखता है। अगला जो हमारा अनुक्रिया है वो है अनैच्छिक। इसमें क्या होता है, इसमें मध्य एवं मध्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी जो बीच का मस्तिष्क का भाग होता है और लास्ट का होता है। बीच का भाग को हम मध्य मस्तिष्क भाग कहेंगे और लास्ट के भाग को हम पश्च मस्तिष्क भाग कहेंगे। ठीक है, इसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं नियंत्रित की जाती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा के बगैर जो क्रियाएं होंगी वो सारी अनुक्रियाएं क्या कहलाएंगी, अनैच्छिक अनुक्रिया कहलाएंगी। जैसे श्वसन है, यानी सांस लेना है, वो हमारी इच्छा के बगैर कार्य करती है ना। दिल का धड़कना है, हार्ट बीट्स, यानी ये भी क्या है, हमारी इच्छा के बगैर ही कार्य कर रही हैं, है ना। तो ये इनको हम अनैच्छिक अनुक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप हमारा है प्रतिवर्ती क्रिया का। जैसा कि प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण क्या है, गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी जो अनुक्रियाएं हैं आपकी समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पहनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है तो जल्दी हो जाती है। ठीक है, मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है। जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो कहाँ से संपन्न होंगी, मेरुरज्जु से ही संपन्न हो जाती हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, तो क्यों होती है इसकी ज़रूरत, क्योंकि अगर जैसे सुई चुभा दी या हमारा पैर गर्म वस्तु पर पड़ गया, अगर ये प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी तो हमारा पैर जल जाएगा, क्योंकि हम उस आग से या गर्म वस्तु से हम अपने पैर को नहीं हटाएंगे, है ना। इसलिए प्रतिवर्ती क्रियाएं होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र की। तो मानव का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दो भागों में डिवाइड है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कि पीएनएस कहेंगे। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। जैसा कि मेरुरज्जु के बारे में आपको अभी बता चुका हूँ मैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दो जो पार्ट हैं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आएंगे, और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो है वो कपाल तंत्रिका तंत्र और मेरु तंत्रिका जो कि मेरुरज्जु से निकलती हैं ये आएगा। ठीक है, कपाल तंत्रिका जो है वो कहाँ से निकलती हैं, वो मस्तिष्क से निकलती हैं। ठीक, अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क की। ठीक, तो यहाँ पर शॉर्ट में ही हम समझते हुए चलेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क की सभी क्रियाओं का समन्वय क्या केंद्र है, ये मस्तिष्क होता है। मानव जितनी भी क्रियाएं संपन्न करता है, यानी जितने भी हम कार्य करते हैं वो सारे कार्य जो हैं वो इसका एक सेंटर होता है, एक केंद्र के जरिए से संपन्न होते हैं, वो होता है मस्तिष्क। ठीक है, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग हो गए, 3 भाग। अग्र यानी आगे का, मध्य का, बीच का और पश्च का एक लास्ट वाला। ठीक, 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। ठीक है, वीडियो हमारा कुछ लंबा ज़रूर होगा, बट 30 मिनट का मैंने टाइम निर्धारित किया है कि 30 मिनट के अंदर ये लेसन जो है हम आपका आज समाप्त कर दें। ठीक है, फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे समझते हुए चलिए। अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है। यह प्रमस्तिष्क है, इसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। कार्य क्या करता है अग्र मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क का सोचने वाला भाग यानी मेमोरी वाला जितना कार्य है वो क्या करेगा, कौन करता है, अग्र मस्तिष्क भाग करता है।
मस्तिष्क का कौन सा भाग करेगा? अग्र मस्तिष्क भाग करेगा। ठीक है। अगला कार्य क्या है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी हो गई? जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे वो हमारे सारे ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आएंगे। ठीक, ये कौन नियंत्रित करता है? अग्र मस्तिष्क नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला स्टेप हम देखते हैं, सूचनाओं को याद रखना, यानी मेमोरी का जो कार्य है, मेमोरी, सूचनाओं को याद रखना, वो अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है। यानी चाहे बचपन से लेकर कर बुढ़ापा तक जो भी हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं एकत्र हैं, याद हैं, वो सारी कौन उन सूचनाओं को याद रखता है? अग्र मस्तिष्क ही याद रखता है। ठीक। अगला स्टेप क्या है? शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्र करना एवं उनका समायोजन करना किसका कार्य होता है? अग्र मस्तिष्क का कार्य है। ठीक है। भूख से संबंधित केंद्र, यानी भूख का ज्ञान जो कराता है कि हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, इसका भी ज्ञान कौन कराता है? अग्र मस्तिष्क ये ज्ञान कराता है हमको। तो हमने यहाँ पर देखा कि अग्र मस्तिष्क के कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है। अगर हम बात करें बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे कार्य जो हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के तीनों कार्य जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आप विशेषकर याद करते हुए चलेंगे या नोट्स बनाते हुए रहिए। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना किसका कार्य है? मध्य मस्तिष्क का कार्य है। यानी जो हम क्रियाएं हमारी इच्छा के बगैर होती हैं वो कौन नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, यानी बहुत तेज प्रकाश है तो क्या है? हमारी पुतलियाँ छोटी हो जाती हैं। आँख, यानी इस क्षमता जो होती है पुतलियों को बढ़ने घटने की, इसको हम समंजन क्षमता भी कहते हैं। यानी कितनी रोशनी जो है हमारी आँख उसको सहन कर सकती है, उस सहन क्षमता के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करती है उस प्रकाश को, है ना? इसलिए पुतली का आकार कम ज़्यादा हो जाता है। सिर है, गर्दन है आदि की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो सारी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? वो होती हैं मध्य मस्तिष्क के द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि पश्च मस्तिष्क, है ना, लास्ट वाला जो है हमारा वो होता है पश्च मस्तिष्क होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये प्रमस्तिष्क है। ये जो बना हुआ है, ये सर्किल मैं आपको बना रहा हूँ, ये क्या है? प्रमस्तिष्क है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। ये मस्तिष्क की संरचना है। उसके बाद में हम देखते हैं ये मध्य मस्तिष्क हमारा है। कहाँ पर है? ये हमारा ये मध्य मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसको। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क हमारा कहाँ है? ये हमारा अग्र मस्तिष्क हो जाता है। ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, ये प्रमस्तिष्क हो गया। और ये यहाँ पर छोटा सा पश्च मस्तिष्क है, मैं आपको दिखा दूँ। ये पश्च मस्तिष्क लिखा हुआ है, ये वाला जो छोटा सा है ये पश्च मस्तिष्क हमारा है। ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, यानी ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि जो है वो कार्य क्या है? अनुमस्तिष्क के कार्य हैं। ठीक है। जैसे कि उदाहरण, पेन उठाना, पेन अगर उठा रहे हैं तो संतुलन जब तक नहीं हाथ का बनेगा तब तक हम पेन को उठा नहीं सकते हैं, है ना? तो संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। अगला है मेडुला। मेडुला जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं कार्यों का नियंत्रण करता है। जैसे रक्तचाप है, वमन है, वमन का मतलब उल्टी वगैरह, ये भी कौन नियंत्रित करता है? मेडुला करता है। अगला है पांस। ये अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण जो है ये देखता है। ठीक है। तो फिगर भी आता है, तो चाहे तो मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए और अपने रेगुलर अभ्यास में इसका डायग्राम भी जो है आप बनाते रहिए। ठीक है। तो क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी केवल नामांकित चित्र बनाने के लिए आ जाता है, इसलिए आप विशेष तौर से चित्रों का विशेष ध्यान रखें। साफ और स्पष्ट नामांकित चित्र बनाने का अभ्यास निरंतर करते रहें। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा की, क्योंकि सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इनकी सुरक्षा की भी बात ज़रूर होनी चाहिए।
है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क एक हड्डियों के एक बॉक्स में जो है वो अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर क्या है, तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। उसके अंदर जो है एक द्रव भी भरा रहता है। यहाँ पर ये देखिए बाहरी आवरण है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर इस फिगर में, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए बाहरी जो इसका आकार है ना, ये बाहरी जो आकार दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर है ना, पीली पीली लाइन हल्की सी दिख रही है, ये क्या है, एक आवरण है। उसके बाद में मस्तिष्क की हड्डियाँ स्टार्ट होती हैं। तो इसके बीच में द्रव भी भरा रहता है जिससे कि वो बाहरी आघातों से हमारे शरीर मस्तिष्क की जो है वो रक्षा करता है। ठीक है। मेरुरज्जु अगला स्टेप है हमारा। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। जो रीढ़ की हड्डी आपके पीछे है उसी में जो है मेरुरज्जु एक रस्सी के समान पूरी संरचना रहती है, जो कि मेरुरज्जु के अंदर जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर वो सुरक्षित रहता है मेरुरज्जु। ठीक है, उसकी सुरक्षा। आगे बात करते हैं हम तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय की, है ना। तो समन्वय किस प्रकार होता है, ज्ञानेंद्रिय यानी जो हमने नाक, कान, आँख, ये सारी ज्ञानेंद्रियाँ बताई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, वो क्या करती हैं, संवेदना को ग्रहण करती हैं। उनके द्वारा संवेदना कहाँ जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी सूचना प्राप्त व संसाधित करना, निर्णय करना। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वहाँ तक ये सूचना तंत्रिका कोशिका के द्वारा पहुँच गई। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, अनुक्रिया उत्पन्न करना प्रेरक तंत्रिका का कार्य है। प्रेरक तंत्रिका के द्वारा क्या है, अनुक्रिया होती है और पेशी ऊतक यानी जो भी संबंधित अंग है उस तक वो सूचना पहुंचाती है कि आपको क्या करना है। उसके बाद पेशी संकुचन होता है, यानी व्यक्ति जो है अनुक्रिया करता है उस उद्दीपन के बदले में और अपने को बचाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम जो है तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के बीच समन्वय का कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या हैं, यानी क्या कमियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले पॉइंट को हम देखते हैं कि विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुँच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। देखिए तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो पूरा जाल हमारे शरीर में बिछा हुआ है ना, इसलिए लगभग मान के चलिए पूरे शरीर में वो तंत्रिका कोशिकाएं यानी विद्युत संकेत पहुंच सकते हैं। आप कहीं भी पिन चुभा के देखिए शरीर में, है ना, हर जगह से आपको महसूस हो जाता है कि यहाँ पर पिन चुभ रहा है, हमको कुछ एहसास हो जाता है। तो विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुँच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू रूप से करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। ठीक है, लगातार जो है कोशिका आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक विद्युत संकेत तंत्रिका कोशिका की सीमाओं के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं हम, ये तो जीवों में था, ठीक है, मानव में। अब हम बात करते हैं पौधों में समन्वय जो है वो किस प्रकार होता है ना। तो पौधों में देखिए समन्वय बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया इसकी नहीं है, क्योंकि मानव जो की संरचना है मानव की वो काफ़ी जटिल है, तो उसमें समन्वय भी जो है वो काफ़ी जटिल है थोड़ा सा, लेकिन पौधों की अपेक्षा इतना जटिल पौधों में नहीं होता है ना। पौधों में क्या है, गति सबसे पहले देखते हैं, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, दूसरा है वृद्धि पर निर्भर गति। ठीक, तो उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया कैसे होती है, वृद्धि पर निर्भर न होना, पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा है पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। पौधे क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ यानी फूल जाती है या सिकुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार वो उद्दीपन के लिए अपना कार्य करते रहते हैं, अनुक्रिया करते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे छुई के पौधे को अगर हम छू लेते हैं तो पत्तियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। क्या, हमारे छूने से उद्दीपन उसमें उत्पन्न होता है और
बाह्योद्दीपन जो हमने छुआ उसको, तो पत्तियां उसके बदले में अनुक्रिया करती हैं। अनुक्रिया करने क्या करेंगी, वो मुरझा जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार पौधों में वो अनुक्रिया होती है। अब पौधा लगा हुआ है, जड़ें कहाँ जाएंगी? जड़ें जो है पानी की खोज में ज़मीन के अंदर जाती हैं। जहाँ पर पानी होता है वहाँ तक जड़ें पहुँचती रहती हैं। तो भी क्या है, पानी की खोज, पानी एक उद्दीपन के रूप कार्य करता है और जड़ें उसकी ओर बढ़ रही हैं। ये अनुक्रिया हो रही है पौधे में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं पौधों में किस प्रकार ये अनुक्रिया या उद्दीपन होता है। वृद्धि के कारण क्या है? गति। वृद्धि के कारण गति। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती हैं। पहला देखिए प्रतान। प्रतान क्या होता है? प्रतान आपने देखा होगा कि जैसे कि अंगूर की बेल होती है, लौकी है, तुरई है, कद्दू है, इसमें जो पौधे होते हैं उसमें ऊपर सबसे ऊपरी सिरे में आपने देखा होगा एक स्प्रिंग की जैसी संरचनाएं जो हैं वो निकल आती हैं, है ना, पतली पतली, जो कि किसी दूसरे एक भाग को जिसके ऊपर ये फैलती हैं, यानी एक सहारा मिलता है इनको, उसके ऊपर ये उसको अपने चारों तरफ से लिपट जाती हैं उसमें और उसके के सहारे ऊपर बढ़ती रहती हैं। तो उसको हम प्रतान बोलते हैं। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों ओर लिपट जाती है। ठीक है, तो ये प्रतान हो गया। तो क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है। ठीक है, फिर है प्रकाश अनुवर्तन, है ना। प्रकाश की तरफ गति, जैसे कमरे में जहाँ पर प्रकाश नहीं मिल रहा है, खिड़की से प्रकाश बाहर की तरफ है और अंदर प्रकाश नहीं है, पौधे को रख देते हैं हम, तो क्या होता है, पौधा किस ओर मुड़ जाएगा? वो प्रकाश की तरफ ही मुड़ जाता है ना। प्रकाश की तरफ ही वो गति कर रहा है ना। उसके प्रकाशानुवर्तन हो गया। ऐसे ही गुरुत्वानुवर्तन होता है, यानी पृथ्वी की तरफ या दूर गति करता है ना, गुरुत्वावर्तन हो गया। रसायनवर्तन यानी परागनली की अंडाशय की तरफ गति जो होती है, परागनली की अंडाशय की तरफ जो गति होगी वो रसायनवर्तन है। इन सारी चीज़ों को हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला पॉइंट है जलानुवर्तन, यानी पानी की तरफ जड़ों की गति। जिधर पानी होता है उधर जड़ें गति करने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर वृद्धि के कारण यानी गति को देखा। अब बात करते हैं पादप हार्मोन की। ठीक, पादप हार्मोन क्या है? जैसे मनुष्यों में हार्मोन होते हैं वैसे ही पादप में भी हार्मोन होते हैं। ये वो रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास, अनुक्रिया का समन्वय करते हैं, है ना। एक प्रकार का द्रव निकालते हैं जो कि वृद्धि, विकास और अनुक्रिया को समन्वित करते हैं। ठीक है, वो हार्मोन कहलाते हैं। तो इनमें कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ मुख्य हार्मोन्स हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पहला देखिए ऑक्सिन है, दूसरा जिब्रेलिन है, तीसरा साइटोकानिन है और चौथा एब्सिसिक अम्ल है। ठीक है, तो आइए इनके हम कार्यों को भी जान लेते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन का पौधों में क्या कार्य रहेगा, है ना। तो पहला जो कार्य है वो शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है। ये ऑक्सिन जो हार्मोन है कहाँ बनेगा? शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। आपने पौधा देखा होगा, पौधे में जो सबसे ऊपरी सिरा होता है जहाँ पर नई पत्तियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ और बहुत मुलायम शाखाएं होती हैं, बहुत ऊपरी सिरा, है ना, पूरा ऊपरी पौधे का सबसे पहला भाग, तो वहाँ पर ये अग्रभाग पर जो है ऑक्सिन हार्मोन बनते हैं, इसीलिए वो वृद्धि करता है। तो क्या होता है, दूसरा पॉइंट देखें, कोशिका की लंबाई में वृद्धि होती है। ऑक्सिन हार्मोन अगर है तो कोशिका क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी। प्रकाश अनुवर्तन में सहायक, यानी प्रकाश की तरफ पौधा मुड़ेगा, बढ़ेगा, तो ये प्रकाश अनुवर्तन में सहायता करता है। ठीक है, ये ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य आपने देखे। ये जो कार्य हैं किसके हो गए? ऑक्सिन हार्मोन के हो गए। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पर जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन क्या कार्य करता है? जिब्रेलिन में देखते हैं कि तने की वृद्धि में सहायक, किसकी वृद्धि में सहायक? तने की वृद्धि में सहायक होता है ये। ठीक है, अगला जो हमारा पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन करता है कोशिका विभाजन तीव्र करता है। ठीक है, फल व बीज में अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। देखिए साइटोकाइनिन जिसमें अधिक मात्रा में नहीं होगा वो फल और बीज जो है अधिक जल्दी पक नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए फल एवं बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अगला जो हमारा एब्सिसिक अम्ल है इसका कार्य देख लेते हैं, वृद्धि संदमन।
ठीक है। पत्तियों का मुरझाना, जो पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, है ना। वृद्धि संदमन का मतलब है ऊपर के जितने भी ये आपने देखे हैं ऑक्सिन, हार्मोन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन के कार्य, ये सभी किससे संबंधित होते हैं? एब्सिसिक अम्ल से ही संबंधित रहते हैं, है ना। एब्सिसिक अम्ल अगर है तो ये सारी जो ऑक्सिन के हार्मोन्स हैं, ये सारी क्रियाएं सुचारू रूप से सही ढंग से हो पाती हैं पौधे में, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पर पादप हार्मोन के कार्य, ठीक। तो पादप हार्मोन के बाद में अब हम बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन की, ठीक है। जंतुओं में हार्मोन, हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन देखिए वो रसायन होते हैं जो जंतु की क्रियाओं में विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, ठीक है। ये वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पाद को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं, वो क्या कहलाते हैं? और जो हार्मोन कहलाते हैं। एक दूसरी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथों में क्या होता है, नलिका विहीन ग्रंथियाँ ये कही जाती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। जो भी स्राव होता है वो डायरेक्टली ब्लड में जो है वो निकाल दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अब बात करते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की और हार्मोन की और उनके कार्यों की, ठीक। कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है और उसका कार्य क्या रहता है, ठीक है। मुख्य मुख्य यहाँ पर हम पॉइंट्स देखेंगे, पूरा विस्तार से यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। पहला देखते हैं हम, अब बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जिसको कि अवटुक ग्रंथि भी हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा घेंगा रोग हो जाता है, यानी गर्दन में बहुत गर्दन जो है सूज जाती है, फूल जाती है, उसको हम घेंगा रोग आपने सुना भी होगा। क्योंकि घेंगा रोग क्या होता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसका कार्य देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय है, जो ये सारे कार्य हैं किसके हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन के हैं, ठीक है। और ये थायराइड जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगला जो हार्मोन है वृद्धि हार्मोन की हम बात करते हैं। वृद्धि हार्मोन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन में क्या है? ये जो है मस्तिष्क में मास्टर ग्रंथि होती है, उसके द्वारा ये स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। और मास्टर ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि पीयूष ग्रंथि, जिसको कि हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उन पर ये अपना नियंत्रण रखती है। कौन? पीयूष ग्रंथि, जिसको इसलिए हम इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? वृद्धि व विकास का नियंत्रण जो है ये पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है, यानी वृद्धि हार्मोन का कार्य होता है। अगला देखते हैं हम एड्रिनल हार्मोन। ये किससे स्रावित होता है? ये स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है? ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है, वृक्क के ऊपर यानी किडनी के ऊपर जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। और अधिवृक्क ग्रंथि किसका, कौन सा हार्मोन निकालती है? एड्रेनलिन, ठीक है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि निकालती है। इसका कार्य देख लेते हैं। तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है, यानी हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण जो है वो एड्रिनल ग्रंथि ही अधिवृक्क ग्रंथि ही करती है, ठीक। अगला देखते हैं हम इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है और ये उदर के नीचे जो है स्थित होती है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ये इंसुलिन हार्मोन ही करता है। आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ यानी मधुमेह जो रोग होता है वो किसकी कमी से हो जाता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं हो पाता है, यह मात्रा बढ़ जाती है शर्करा की, इसलिए मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। अगला जो हार्मोन है हमारा वो है लिंग हार्मोन, ठीक है। लिंग हार्मोन नर में टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं और मादा में इसको एस्ट्रोजन भी कहते हैं, ठीक।
तो ये वृषण में जो वृषण ग्रंथियाँ होती हैं उसमें ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं और पेट के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन जितने भी होते हैं, है ना, यौवनारंभ से पहले जो है यौवनारंभ से संबंधित जितने भी परिवर्तन हैं वो सारे परिवर्तन जो हैं वो इन 2 ग्रंथियों के द्वारा ही होते हैं। यानी पुरुषों में जो वृषण ग्रंथियाँ होती हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसके माध्यम से उसमें यौवनारंभ से संबंधित लक्षण प्रकट होते हैं। और वही चीज़ मादा में जो होती है उसमें अंडाशय ग्रंथियाँ होती हैं। अंडाशय ग्रंथियों में एस्ट्रोजन बनता है हार्मोन, जिसके ज़रिए से यौवनारंभ से संबंधित सारे जो परिवर्तन हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे इंसुलिन हार्मोन और आपने लगभग यहाँ पर मुख्य जो हार्मोन 5 हार्मोन मैंने बताए हैं, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और इनके नोट्स आप बनाते हुए चलिए और इनके कार्यों को विशेष रूप से कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है और कहाँ पाई जाती है, ये जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट को आप मुख्यतः बना लें और इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो अभी मैंने बताया कि आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है। तो इसको चलिए मैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। थायराइड ग्रंथि यानी इसको हम आवर्तक ग्रंथि भी कहते हैं, को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः थायराइड ग्रंथि के सही रूप में कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गायटर बीमारी कहते हैं, यानी जिसे घेंघा हम कहते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में हम गायटर भी कहते हैं। किसकी कमी से होता है कि आयोडीन की कमी से होता है, क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन बनने का। फिर अगला बात करते हैं मधुमेह बीमारी की। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। कारण क्या है इसका, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण इंसुलिन रक्त में शर्करा के नियंत्रण को नियंत्रित करता है, क्योंकि जब कमी हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन शर्करा के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता है और वो बढ़ जाती है, जिसके कारण डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, निदान या उपचार क्या है इसका मधुमेह का, इंसुलिन हार्मोन के जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, वो इंसुलिन हार्मोन का ही इंजेक्शन होता है, डायबिटीज़ में दिए जाते हैं, जिससे उसका नियंत्रण कर सकें वो। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा। उम्मीद करता हूँ हमारा इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हद तक सीखने को मिला होगा। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं इसकी जानकारी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़रूर दे दिया करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम आपके लिए और जानकारी पूर्वक नए वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।